तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो दोस्तों हम लोग देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो दोस्तों इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। उनमें 4 आपको दिया रहेगा आंसर, कोई एक सही रहेगा तो उस पर आपको क्लिक करके मतलब टिक मार के उसको लिखना रहता है पेपर में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें हम लोगों का जो 4 ऑप्शन दिया है, पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी, परागकण। तो इसमें से जो हम लोगों का आंसर है वो पुमंग है। फिर हम लोगों का अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। इसमें ऑप्शन दिया है 4, माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो इसमें जो ऑप्शन है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। तो आइए दिखाते हैं। जो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो पहला जो होता है वो देखिए, एक होती है नर, एक होती है मादा। ठीक, एक नर होता है, एक मादा, ठीक ना। तो जो नर होता है उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है एक्स और वाई, ठीक। और जो मादा होता है उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है एक्स और यक्स। तो जो इसमें देखिए टोटल ये एक्स एक्स हो रहा है मादा में और नर में एक्स वाई हो रहा है। जब यक्स के साथ मिलान होगा, जब यक्स क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र से मिलेगा तो क्या बनेगा, यक्स यक्स, मतलब कि होने वाली जो संतान होगी वो पुत्री होगी। फिर जब यक्स का इस यक्स के साथ मेल होगा मतलब मिलान होगा तो क्या बनेगा, फिर यक्स यक्स मिलेगा, मतलब कि जो फिर होने वाली संतान होगी वो पुत्री ही होगी। फिर जब इस वाई का इस यक्स के साथ होगा तो होने वाला जो संतान होगा वो हम लोगों को क्या होगा, पुत्र होगा। फिर इस वाई का जब इस यक्स से मिलान होगा मतलब मेल होगा तो होने वाली जो संतान होगा वो पुत्र होगा। तो टोटल मिला के हम कह सकते हैं कि इसमें जो लिंग का निर्धारण हो रहा है मतलब कि नर और मादा का निर्धारण हो रहा है कि इसमें होने वाली संतान नर बनेगी कि मादा बनेगी। तो जो होने वाली संतान का लिंग का निर्धारण हो रहा है वो पिता के क्रोमोसोम से हो रहा है। तो इसलिए इसमें पिता के लिंग गुणसूत्र से, क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणसूत्र बोलते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को इसको पूरी अच्छी सी जानकारी हो गई होगी इसकी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, जिससे कि मैं आने वाले और भी टॉपिकों पे और भी वीडियो बना सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब इसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। इसमें ऑप्शन दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि में, इन दोनों में, किसी में नहीं। तो इसका जो आंसर है वो इन दोनों में होगा, क्योंकि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है उसका चिकित्सा में भी यूज होता है और कृषि में भी होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे है लाइकेन, जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में यह सहजीवी सहचर है, मतलब कि वह पारिस्थितिक अनुक्रम जिसमें सहजीवी सहचर रहते हैं। मतलब कि इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई एक सही होगा। इसमें देखिए कौन सा सही है। पहला दिया है शैवाल और जीवाणु, दूसरा शैवाल और कवक, तीसरा दिया है जीवाणु और कवक और चौथा दिया है कवक और फंजाई। इसमें हम लोगों का जो आंसर होगा शैवाल और कवक होगा, क्योंकि शैवाल और कवक मिलकर दोनों ही किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक, जो लाइकेन का निर्माण करते हैं इसमें क्या होता है कि एक इसको भोजन देता है, एक इसको पानी देता है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। मतलब कि एक इसको प्रकाश संश्लेषण करके शैवाल इनको जो है भोजन प्राप्त करवाता है, ठीक। और कवक क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके शैवाल को वाटर देता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण हो सके और शैवाल अपना भोजन प्राप्त कर सके। मतलब दोनों एक ही सहचर्य है, मतलब एक दूसरे पर आधारित है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लाइन एवं टनल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। अब हम लोग अतुलनीय प्रश्न पे आ गए। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो हम लोग का जो नॉर्मल होते हैं जिनमें कोई भी सिंड्रोम नहीं होता है, कोई भी डिजीज नहीं होता है, तो उनमें जो
क्रोमोसोमों की संख्या होती है 23 जोड़े होती हैं, यानी कि 46 होती हैं। लेकिन क्लाइनेफेल्टर में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 47 हो जाएंगी, ठीक ना। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्नल सिंड्रोम की। तो टर्नल सिंड्रोम में हम लोगों की जो गुणसूत्र होती है एक टर्न हो जाती है, मतलब दूसरे जगह चली जाती है, कह सकते हैं एक भाषा में समझने के लिए, मतलब ये कम हो जाती है। तो जो 46 था उसके जगह पे 45 बच जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, नर्म जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो जो नर्म जर्म कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, ठीक। और अगला क्वेश्चन है, पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो जो पराग मात्र कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, मतलब कि डिप्लॉयड होता है, ठीक ना, द्विगुणित जिसे बोलते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियोज या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज। ये जो एंजाइम होता है डीएनए को खंडों में तोड़ देता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं। मतलब जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करते हैं उन पौधों को CAM पौधे कहते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो जो पक्षी होती हैं उनमें भी लिंग निर्धारण मानवों की तरह ही होता है, ठीक। तो जो पक्षी में क्रोमोसोम पाया जाता है वो जेड पाया जाता है और एक ZW पाया जाता है। इसमें जो हम लोगों का मेल में था वहां पे XY था, लेकिन यहाँ पे जो इनमें मेल है, मतलब कि जो नर है उसमें ZW नहीं पाया जाएगा, उसमें ZZ पाया जाएगा, ठीक। मतलब कि हम लोगों को जो एक तरह से कह सकते हैं नर था उसमें XY पा रहा था, लेकिन इसमें जो है सेम रहेगा, जो मादा की तरह जैसे XX था उसमें इसमें ZZ रहेगा नर में, और जो मादा है उनमें ZW रहेगा। तो इसमें जो लिंग निर्धारण है वो माता के क्रोमोसोम पे मतलब कि निर्धारित है। तो मतलब कि जब माता का जब क्रोमोसोम W वाला क्रोमोसोम Z के साथ मिलेगा तो होने वाली संतान जो होगी वो क्या होगी, मादा होगी। और जब Z के साथ मिलेगा Z तो होने वाली संतान क्या होगी, नर होगी। तो इस प्रकार से आप अपने भाषा में बना के लिख सकते हैं, ठीक। जैसा कि इसमें मैंने यहाँ पे दर्शाया है। तो जो अनुपात हम लोगों का प्राप्त होगा 2:2 के अनुपात में प्राप्त होगा, कि मतलब होने वाली जो संतान होगी 2 नर होंगी और 2 मादा होंगी, ठीक। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए, ठीक। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या मेन रूप से बनाना है। इसमें देखिए नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, ये जो यहाँ पे लगे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक। एक इधर होता है एक इधर होता है, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक। और इसमें जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध हिंदी में बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बंध। और इसकी जो व्यास की लंबाई होती है डीएनए की, ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा द्विकुंडलित डीएनए का संरचना है ये। तो इसमें जो व्यास होती है वो जिसको डायमीटर कहते हैं 20 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक। और इसके बाद इसकी जो एक का बोल सकते हैं कि आप एक खांच से दूसरे खांच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब कि एक मुड़ान से दूसरे मुड़ान की खांच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक। और इसमें जो एक बेस से दूसरे बेस की दूरी होती है, ठीक ना। एक बेस से नाइट्रोजन पेयर बेस होता है ये, तो इसको कह सकते हैं कि एक पेयर बेस से दूसरे पेयर बेस की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक। एक पेयर बेस से दूसरे पेयर बेस की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो बीच में एक सेंटर होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस, मतलब कि मध्य लाइन भी कह सकते हैं हिंदी में आप लोग इसको मध्य लाइन बोल सकते हैं, मध्य लाइन जो डीएनए को 2 भागों में डिवाइड कर सकती है, ठीक। और ये
ये जो संरचना होती है दोनों तरफ घिरा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको शुगर फास्फेट बोलते हैं, ठीक ना। और इसमें एक मेजर ग्रूव होता है, ठीक ना। मेजर ग्रूव, छोटी खाज जिसे बोलते हैं एक, और एक बोलते हैं बड़ी खाज। जो मेजर ग्रूव होता है उसे बोलते हैं बड़ी खाज। ये देखिए यहाँ पे, ये इसकी लंबाई अधिक है, इसके लिए इसलिए इसको बड़ी खाज बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे छोटी है मिनर खाज, हिंदी में बोलते हैं इसको छोटी खाज। यहाँ पे देखिए एक खाज से दूसरे खाज की दूरी बहुत नजदीक है, इसलिए इसको छोटी खाज बोलते हैं, इसको बड़ी खाज बोलते हैं। तो डीएनए की संरचना में ये बनाकर आपको लिख देना है इसके बारे में। आप चाहेंगे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे क्लासों में आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इंग्लिश में ही पढ़िए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। तो इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कि जो जो बॉन्ड पाया जाता है इसमें, याद करने का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ कि आप बॉन्ड को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको याद करना है ए, टी, सी और जी। जो ए और टी है इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, और सी और जी है उसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो क्या बना सकते हैं? जो बॉन्ड होगा इसमें ए बराबर टी या टी बराबर ए लिख सकते हैं, और दूसरा जो होगा उसमें सी ट्रिपल बॉन्ड जी लिख सकते हैं, या जी ट्रिपल बॉन्ड सी लिख सकते हैं। और इसको और भी लिख सकते हैं दूसरे तरीकों में, कई किताबों में ऐसे भी दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे ए लिखिएगा, एक बिंदु दो बिंदु, एक बिंदु दो बिंदु करके टी लिख दीजिएगा, ठीक। और इसको सी को लिख सकते हैं एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, मतलब कि सी बर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जी, मतलब कि 6 बिंदु इसमें देंगे और इसमें 4 बिंदु देंगे, तो आपको डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इसमें नीचे 3 इंच लिखना है और 5 इंची, और जस्ट इसके अपोजिट साइड में ये जो यहाँ पे 5 इंची लिख देना है, जस्ट अपोजिट इसका लिख देना है, और 3 इंची लिख देना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से आप सबसे पहले बनाइएगा, ठीक ना। यहाँ पे इस प्रकार से आप सबसे पहले बनाइएगा, मैं रफली बना रहा हूँ उसमें फास्ट आपको बताने के लिए। और आप इसको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा? पी, चारों कोने पे पी लिख लीजिएगा, पी, चारों कोने पे पी। पी लिखने के बाद आपको यहाँ पे यस पी यस पी यस पी करके टोटल पूरा भर देना है, ठीक। यस पी यस पी यस पी करके यहाँ भी पी के बाद यस पी यस पी यस पी यस पी यस पी यस पी करके टोटल चारों भर देना है, ठीक। तो ये बन जाएगा, आपको इसमें कंफ्यूज ना होगा। और अगर बॉन्ड लगाना है आपको, तो यहाँ पे ऐसे बेस पेयर में होते हैं, तो यहाँ पे जी बराबर ट्रिपल बॉन्ड सी, और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, और टी डबल बॉन्ड ए लिख सकते हैं, ए डबल बॉन्ड टी लिख सकते हैं। सब में इसी तरह चारों खानों में इसी तरह भर के आप इसके संरचना को डबल, जो संरचना है वाटसन और क्रिक द्वारा जो प्रस्तुत था संरचना, इसको आप दिखा सकते हैं आसानी से। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? मतलब कि हमारे शरीर में, इंग्लिश में कहते हैं उसको इम्यूनिटी। हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी पाया जाता है। आप लोग कोरोना वायरस जो आया था उसमें सुने होंगे कि जिसके पास इम्यूनिटी होगा उसको कोरोना नहीं होगा, और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगा उसको कोरोना बहुत जल्दी पकड़ेगा। तो इम्यूनिटी का मतलब आप कह सकते हैं अपने भाषा में कि इम्यूनिटी वह क्या है? इम्यूनिटी वह सिस्टम है, वह व्यवस्था है हमारे बॉडी के अंदर जो किसी भी रोगों को लड़ने के लिए हमको क्षमता प्रदान करती है, किसी भी रोग से लड़ने के लिए, कि मतलब कोई भी रोग हमें जल्दी न हो, वही इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा कहलाती है। मतलब एक विशेष प्रकार के हमारे शरीर में सिस्टम पाया जाता है, या कह सकते हैं कि घटक पाया जाता है जो कि रोगों से हमारी रक्षा करता है, जिसे प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक। आसान भाषा में आप लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर्किड पौधे के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, ठीक। तो आर्किड जो होता है, आप लोग देखे होंगे कि आम के पेड़ पर, ये आम का पेड़ हो गया, ठीक ना, और इसकी जो शाखा है उस पे जो होता है वो हरे हरे पत्ती की तरह पतले पतले में लगा रहता है। इससे कहीं कहीं आप देखे होंगे जो ज्यादा पुराना पेड़ होता है अक्सर वही उसी पे उगते हैं, और जिसकी ज्यादा देखभाल लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो देखभाल करते हैं वहां पे उसको नोच देते हैं, दवा छिड़कते हैं तो खत्म हो जाता है, और जिसका देखभाल लोग नहीं करते वहां पे ये उग जाता है। तो ये क्या करता है? न तो आम को पेड़ को हानि पहुंचाता है किसी प्रकार का, न किसी प्रकार का फायदा देता है, ठीक। ये जो पौधे हैं
उगे रहते हैं इस पे, किसी प्रकार का आम के पेड़ को हानि नहीं देता है, ना किसी प्रकार का फायदा देता है। बट ये आम के पेड़ से आम के पेड़ पे रहता है, ठीक ना, और इसको सभ्यता प्रदर्शित करता है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता प्रदर्शित करता है। यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ और न हानि होती है। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड के लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता है। मतलब कि आम के पेड़ को इससे कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन आर्किड को लाभ होता है, ठीक ना। और इसमें ना तो किसी को मतलब कि एक को लाभ होगा, दूसरे को कोई हानि नहीं होगा, ठीक ना। इस प्रकार से सहभोजिता लिख सकते हैं।